राशि पे रेफरल्स, तुषार कोठारी पूछ रहे हैं 400 पे खरीदा हुआ है, 1 साल रख सकते हैं। राशि पेरिफेरल्स, ट्रम्प के टैरिफ वार के कारण हमारा इंटरनेट स्लो हो गया राजीव, जैसा लग रहा है। चलिए, लेकिन आ गया मतलब राशि पेरिफेरल्स। ये है और पी भी छोटा है इसका। हाँ, राशि पेरिफेरल्स में उन्होंने जैसा पूछा है ना, अभी उधर उतना इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले चीज क्या है कि अभी सबको रिवर्सल के हिसाब से समझें। 1 साल का व्यू लेने के लिए मुझे मार्केट के व्यू क्लियर होना चाहिए, और वो व्यू मैं 24,250 के पहले नहीं क्लियर ले पाऊंगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्च क्वार्टर और FY25 का रिजल्ट देखे बगैर मैं बड़ा व्यू अब लेने के सिचुएशन में नहीं, वो जल्दबाजी करना ठीक बात नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपका 1 साल में भी अगर इसका कंसोलिडेशन आप देखें ना जुलाई 2024 से, तो मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है कि कोशिश भी करे तो शायद ये 1 साल मैक्सिमम यही रेंज में रह जाएगा, मतलब जो इसने रेंज बनाया हुआ है, लेकिन ये रेंज में भी रह जाएगा तो फिर राजीव जी बोलेंगे कि तुमको 300 से 450 का रेंज बहुत छोटा लगता है। नहीं, छोटा नहीं लगता है, लेकिन जो रेंज में रह जाएगा वो रेंज में रह जाएगा, वही दिखता है। और अभी ऐसा है कि हायर लो बनाया, बहुत सुंदर बात है। जहाँ क्लोज दिया है बहुत ही बढ़िया, लेकिन एकदम ना नेक टू नेक क्लोज है। तो क्या करना चाहिए इसमें, इसने क्लोज दिया है 295 का, हाई बनाया 298 का, जस्ट वन क्लोज अबव 298। आई थिंक इन दैट केस एक फेयर ट्रेड जो थियरी कहती है वही करती है कि जब 268 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो, और अगर 298 के ऊपर क्लोज हो जाए तो धीरे 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 ये 340 350 तरफ बढ़ना चाहिए, और बाकी बात हम वहाँ करेंगे। और रही बात 1 साल की, कितना भी ये मरमुरा के करेगा तो 1 साल में यही आपका जो प्रीवियस हाई है वहां तक भी पहुंच जाए, वो भी पूरा मार्केट अगर बुल मार्केट बन जी, जाता है तो। बाकी राशि पे रेफरल्स मुझे बिल्कुल पता नहीं है कंपनी, भाई साहब, नहीं मैं तो मैं कंपनी पे ही आपको आ बहुत। रहा था सुमेश जी। चार्ट देख करके तो आपने बता दिया सब ठीक है, और 300 की चीज 450 की हो जाए अगर इस रेंज के अंदर रहते हुए, तो भी 50% रिटर्न बन जाएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न बन जाएगा। लेकिन मुझे कंपनी को देख करके वो सारी चीजें वापस आपसे पूछनी पड़ रही हैं जो जरूरी होती हैं कि भैया सेल्स बढ़ नहीं रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, अटका हुआ है मामला, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको आप कहते हैं लंपी। और मुनाफे का इनका हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्जिन घट करके 1% रह गया है। पहले भी बहुत बढ़िया नहीं होता था, 3-4% होता था, लेकिन 4% मार्जिन और 1% मार्जिन, उसी में आप देखिए मतलब और सेल्स कहीं पे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत छोटी कंपनी है, कोई इनके पास रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है आईटी प्रोडक्ट्स के। तो क्यों मुझे इस कंपनी को लेकर के बहुत आकर्षित होना चाहिए, बहुत इस पे अपनी सिरदर्दी लेनी चाहिए पोर्टफोलियो में? मेरी परेशानी दूसरी है राजीव जी, मैं बिजनेस वही देखने की कोशिश कर रहा था। ये बिजनेस में 2% का मार्जिन कैसे हो सकता है? मतलब आपका सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस है, तो आपका कॉस्ट क्या है? मेन आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, बाकी प्रोडक्ट कॉस्ट तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, और प्रोडक्ट एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, का है ना। सेल्स एंड सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस की इनका दिख रहा है ना। और मान लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में इनका फिनेंसिंग मार्जिन लगेगा ना। डिस्ट्रीब्यूटर है तो कोई प्रोडक्ट बना तो नहीं रहे हैं ना, इधर से आया उधर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्रेडिट पे लेंगे, और वो भी पता नहीं कौन सा काम करते हैं, हो सकता है क्रेडिट पे नहीं लें, आप कंपनी से लें, बोले हम बेचेंगे तो तुमको पैसा देंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं देंगे, दोनों तरह का हो सकता है ना। मुझे कहीं पे भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इसमें इतना कम मार्जिन होना चाहिए। मान लेते हैं, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि इट विल बी मोर ऑफ अ सेल्स ड्रिवन जॉब देन एनीथिंग एल्स। अगर मान लेते हैं कि सेल्स ड्रिवन जॉब, तो आपका कॉस्ट कहाँ जाना चाहिए? कॉस्ट आपका फिर एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा जाना चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना भी ज़्यादा जाएगा तो एक नहीं, एफिशिएंट आप कंपनी के लिए देखिए 40। इनके धंधे की सबसे बढ़िया तुलना आप कर सकते हैं रेडिंगटन से। उनका भी मार्जिन ऐसा ही रहता है 2-3% का, तो कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है ये। रेडिंगटन तो बनाते भी हैं ना, ये नहीं नहीं, बनाते क्या उनका है? भी मोटा मोटा धंधा बेचने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का है वो।
ओईएम मैन्युफैक्चरर से लिया और आगे मार्केट में सप्लाई किया। अच्छा, यार रेडिंगटन भी मैंने ट्रैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि रेडिंगटन भी 2% के मार्जिन पे, आप समझ 2% के ऑपरेटिंग ये मार्जिन पे काम करना कितना बड़ा रिस्क का काम है कि आपका एक प्रोडक्ट खराब हुआ, एक भी आपका बिज़नेस खराब हुआ, एक भी सेल्स खराब हुआ, तो उसको रिकवरी करने के लिए आपको कितने नए काम करने पड़ेंगे, अगर एक रिकवरी नहीं हुई तो। हाँ, ये लेकिन अब बहुत होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऐसे ही मार्जिन मिलेंगे ना, वो भी आईटी प्रोडक्ट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। बट एनीवेज़ मुझे लगता है कि बहुत ही वेफर थिन मार्जिन है और इतना वेफर थिन मार्जिन को तो बहुत हाई प्रीमियम मैं तो नहीं दे पाऊँगा। मैं किस सेफ्टी नेट पे इनको बड़ा प्रीमियम भी वैल्यूएशन नहीं दे, मिल रहा है ज़्यादा, 10 का पीई मिल रहा है। वो कौन भी सा ज़्यादा प्रीमियम है, मिल रहा वो भी है? ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना 10 का भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है, जी। राशि पेरी पे। तो तुषार कोठारी जी के लिए क्या ये बेहतर होगा कि इसको ये इन्वेस्टमेंट बेट लेने के बदले वो जो आप कहते हैं ट्रेडिंग स्टॉक, पैसा बन रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है तो उसमें पैसा बनाइए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करके रखने लायक मतलब पोर्टफोलियो के सर, हिसाब से क्यों इतना हम सोचें कि मार्जिन कितना है, सेल्स बढ़ी नहीं बढ़ी। ऐसे 4 साल से तो कंपनी कैश ही जनरेट नहीं कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट बेट किस बेसिस पे ले रहे हैं? मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा मामला, मुझे डिस्कम्फर्टिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट जो है सामने मुझे बता दे रहा हूँ। बाकी कंपनी मुझे इससे ज़्यादा नहीं मालूम है।